क्या होगा यदि एक दिन आपको पता चले कि आपके पास टैरो कार्ड की शक्ति है? कहानी का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। विवियन एक विद्रोही राजकुमारी थी। वो हमेशा अपने माता पिता से बहस करती थी और बाहर रोमांचक रोमांचों का पीछा करने के लिए अपने परिवार की अनदेखी करती थी। उसकी छोटी बहन कैसी बिल्कुल उसके विपरीत थी। कैसी ने विवियन की देखभाल की और उसे पारिवारिक मामलों से लेकर उनकी साहसिक यात्राओं तक हर चीज के बारे में याद दिलाया। विवियन को हमेशा लगता था कि उसकी बहन बहुत चिंतित है, इसीलिए वो अक्सर कैसी की सलाह को नजरअंदाज कर देती थी। समस्या तब शुरू हुई जब विवियन और कैसी ने अक्सर अपने कानों में एक रहस्यमय आवाज फुसफुसाते हुए सुनी, जो उन्हें पहाड़ पर एक निश्चित गुफा में जाने के लिए प्रेरित करती थी। मुझे भयानक सर दर्द हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ। क्या आप भी वो आवाजें सुनते हैं? हाँ, हमें ये पता लगाना होगा कि वो गुफा में क्या छुपा रही है। चलो चलते हैं। लेकिन विवियन, क्या तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगता? अपनी बहन की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए विवियन जिद करके खोजबीन करना चाहती थी। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो उन्हें दो रहस्यमय कार्ड मिले। विवियन ने द सन कार्ड को छुआ और कैसी ने द मून कार्ड को। नमस्ते विवियन और कैसी, आप सूर्य और चंद्रमा के असली मालिक बनने के लिए चुने गए हैं। आपकी आत्माएं इन कार्ड से हमेशा के लिए जुड़ी रहेंगी। कार्ड विशिष्ट व्यक्तित्व के माध्यम से अपने मालिकों को ढूंढेंगे। विवियन को उनके उत्साह और आत्मविश्वास के कारण सूर्य कार्ड का मालिक चुना गया है। कैसी को उसके समृद्ध कल्पनाशीलता और भविष्य के प्रति चिंता के कारण चंद्रमा कार्ड के लिए चुना गया है। चुने गए व्यक्ति केवल अपने कार्ड को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य कार्ड हासिल करने के लिए उन्हें उन कार्डों के मालिकों को हराना होगा। जो कोई भी पूर्ण टैरो डेक पूरा कर लेगा, उसे अपनी इच्छानुसार कोई भी इच्छा प्राप्त होगी। कोशिश करते रहे विवियन और कैसी। ओह, ये अद्भुत है। चलो सभी 78 कार्ड्स इकट्ठा करते हैं कैसी। लेकिन हारे हुए मालिकों का क्या होगा? क्या ये महज एक साधारण हार है या कौन जानता है? चिंता मत करो, हम नहीं हारेंगे। नहीं, मैं इस पागल खेल में भाग लेने से इनकार करती हूँ। हमें क्यों चुना गया? प्रयोजन क्या है? चलो कैसी, इतनी कायर मत बनो। दोनों बहनें अपने परिवेश से बिल्कुल अनजान होकर बहस करने लगी। सावधान रहे विवियन। नहीं कैसी, मुझे खेद है इतने बेकार होने के लिए। नहीं कैसी, मुझे मत छोड़ो। कैसी धीरे धीरे कमजोर हो गई और अपने हाथ से विवियन के आंसू पोंछने वाली थी, लेकिन वो समय पर ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि उसकी आत्मा द मून कार्ड में समा गई। विवियन गुस्से से भरकर पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाया था। वो व्यक्ति गुफा में प्रवेश करने के बाद से ही दोनों बहनों पर नजर रख रहा था और दोनों कार्डों को अपने पास रखना चाहता था। कार्ड सौंप दे, नहीं तो अगला स्थान आपका होगा। अपना मुंह बंद करो। सन कार्ड इतना शक्तिशाली है? अच्छा चलो देखते हैं। योद्धा ने तुरंत चैरियट कार्ड निकाला। तो हारे हुए मालिक अपने ही पत्तों में फंस गए हैं। अब असली खेल शुरू होता है। कैसी, मैं कसम खाती हूँ कि सभी 78 कार्ड एकत्र करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए एक इच्छा का उपयोग करूंगी। विवियन ने अपने परिवार को अलविदा कहा, एक पत्र लिखा और कार्ड इकट्ठा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। वो जंगल में छिप गई और द सन कार्ड के साथ लगन से अपने कौशल का प्रशिक्षण किया। सन कार्ड को शेष टैरो कार्ड्स का पता लगाने में सक्षम होने का लाभ मिला। विवियन ने अपने पहले प्रतिद्वंदी तक पहुंचने के लिए बस इसके मार्गदर्शन का पालन किया। यहाँ हम चलते हैं। एक और प्रतिद्वंदी, तुम मुझसे हार जाओगे। मैं 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मालिक हूँ। इतना आश्वस्त मत होइए। हार जाइए, मेरा कार्ड जीत का प्रतिनिधित्व करता है और मैंने पहले ही 20 कार्ड हासिल कर लिए हैं। और भी जो है सामने रखो। पालाडियन हार गया और उसे 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में शामिल कर दिया गया। विवियन ने सफलतापूर्वक उसके सभी कार्ड हासिल कर लिए और अपनी यात्रा जारी रखी। समय तेजी से बीतता गया और विवियन विभिन्न देशों में टैरो कार्ड इकट्ठा करने के लिए कठिन साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उन्हें भयंकर हमलों का सामना करना पड़ा और अनगिनत चोटें लगी। अन्य लोग टैरो कार्ड से भयभीत थे और कैसी की तरह लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहते थे। इससे विवियन के लिए उन्हें हराना और कार्ड पर दावा करना आसान हो गया। टैरो कार्ड के भीतर निर्दोष आत्माओं को फंसाने का बोझ विवियन की अंतरात्मा पर भारी पड़ा। लेकिन उसका मानना था कि उसकी बहन को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। अंतिम कार्ड जंगल के अंदर एकांत कैबिन में स्थित था। नहीं, मेरी माँ और मुझे दुख मत पहुंचाओ। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा।
माँ को पता था कि क्या होगा। अपने बच्चे को जंगल में छिपाने के बावजूद वो भाग्य को चुनौती नहीं दे सकी। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ। कृपया मेरे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। मुझे क्षमा करे, सचमुच क्षमा करे। माँ को द हाई प्रीस्ट कार्ड में खींचा गया जबकि बच्चा निराशा में रो रहा था। विवियन ने माँ से किया वादा पूरा किया और बच्चे को अनाथालय ले गई। एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद विवियन ने हरे भरे घास के मैदान पर आराम किया। जैसे ही वो सो गई, हाई प्रीस्ट कार्ड ने उसके लिए एक अवास्तविक सपना दिखाया। उच्च पुजारिन बाहरी दुनिया और प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक चेतना के बीच मध्यस्थ थी। इस प्रकार माँ की आत्मा ने विवियन को अपनी बहन कैसी के साथ पुनर्मिलन की अनुमति दी। कैसी? ओह कैसी, अंत में आप मिल ही गई। मुझे माफ करे, मैं बहुत भयानक हो गई थी। मैं विवियन ने उन आत्माओं को देखा जो इस समय उसे परेशान कर रही थी, जो पराजित मालिकों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मैं समझती हूँ बहन, आपने मुझे बचाने के लिए इतने प्रयास किए, लेकिन केवल एक जीवन को बचाने के लिए अनगिनत जिंदगियों का बलिदान देना, क्या ये इसके लायक है? उन्होंने विवियन की कड़ी आलोचना की। आत्माओं ने भविष्य की दृष्टि पेश की जिसमें आग की लपटों में घिरी दुनिया और विवियन के प्रतिकूल भाग्य को दर्शाया गया। क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैंने जो कुछ भी किया वो सार्थक है। मैं अब पीछे नहीं मुड़ सकती कैसी, मुझे बस आपके साथ की जरूरत है। आखिरकार पूरा टैरो डेक प्राप्त हो गया। विवियन ने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्ड के निर्देशों का पालन किया। शाबाश युवा महिला, आपने मेरी चुनौती पूरी कर दी। मैं डेंजल हूँ और मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। पिछली रात के अपने सपने और अपनी बहन की सलाह को स्पष्ट रूप से याद रखते हुए विवियन झिझक रही थी। क्या ये सब इसके लायक था? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी बहन पुनर्जीवित हो जाए। ऐसा ही होगा। ओह कैसी, मुझे आपकी बहुत अधिक याद आई। जब तक तुम यहाँ हो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। उन्हें पता नहीं चला कि वे डेंजल के जाल में फंस गए। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब आपके लिए मेरा काम करने का समय आ गया है। विवियन तुरंत अंधेरे में बदल गई क्योंकि उसने डेंजल की सारी यादों को आत्मसात कर लिया। डेंजल एक समय भविष्यवाणी करने की क्षमता वाला एक दुष्ट और शक्तिशाली काला जादूगर था। उन्होंने मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले टैरो डेक को बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने लोगों को खुद समझने और अतीत और भविष्य की झलक पाने में मदद करने के लिए टैरो के लाभों को फैलाने का नाटक किया। हालांकि उसका असली इरादा सभी को हेर-फेर करना और नियंत्रित करना था। जादूगरों की पूरी दुनिया क्रोधित हो गई। वे डेंजल को हराने के लिए एकजुट हुए। उनकी आत्मा को 78 टुकड़ों में काटकर टैरो डेक में समाहित कर दिया गया। तुम बस इंतजार करो, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। उसने अपनी आत्मा के टुकड़े ताश के पत्तों में बिखेर दिए जिससे एक द्वेषपूर्ण खेल का निर्माण हुआ। वो चाहता था कि मनुष्य एक दूसरे को नष्ट कर दे और कार्डों में फंसकर उसकी आत्मा का पोषण करे। एक बार जब कोई भी 78 टैरो कार्ड हासिल कर लेगा तो उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी और वो विजेता की इच्छा पूरी करने के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। विवियन कृपया कर उठ जाओ। देखो ये मैं हूँ विवियन, मैं आ गई। अपनी बहन की चीखें सुनकर विवियन ने खुद पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष किया और टैरो डेक के पास पहुंच गई। तुम मूर्ख, यदि आप डेक को नष्ट कर देते हैं तो हम दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन विवियन को सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ। हालांकि बहनें इस बात से अनजान थी कि वे डेंजल के जाल में फंस गई हैं। डेंजल हार गया और गायब होते ही वो विवियन के शरीर को अपने साथ ले गया। अंततः निर्दोष आत्माओं को मुक्त कर दिया गया और वे तुरंत पुनर्जीवित हो गई। बहन! मैं यही हूँ कैसी। आखिरकार मैंने तुम्हारी रक्षा की। मुझसे वादा करो कि अब से तुम एक अच्छा जीवन जियोगी। मैं वादा करती हूँ। और कृपा कर मेरे बारे में मत भूलना कैसी। वो सब कुछ आपका है और जो यादें हमने साझा की, भले ही अब हमें अलग होना होगा, लेकिन मैं उन्हें हमेशा संजो कर रखूंगी। कैसी अपनी बहन को कभी नहीं भूली। उसने पूरे टैरो डेक को फिर से बनाया और विवियन के बलिदान के बारे में किताब लिखी। दशकों बाद कैसी की पुस्तक के माध्यम से टैरो लोकप्रिय हो गया। इसका उपयोग आत्मचिंतन, अनुमान लगाने और किसी के आत्म मूल्य को फिर से खोजने के लिए किया जाता था। छोटी राजकुमारी, अंत में आप मेरे काले जादू से बिल्कुल नहीं बच पाएंगी। हार मान लीजिए। नहीं। वो कौन है जिसने अभी अभी राजकुमारी को बचाया और फिर आगे की कहानी क्या है? चलिए पता करते हैं। उस जादुई साम्राज्य में अगाथा और सोफी नाम के दो करीबी दोस्त थे।
अगाथा के शर्मीले डरपोक लुक के विपरीत सोफी एक घमंडी महिला थी जिसे परियों की कहानी पढ़ना पसंद था और वो एक अमीर राजकुमारी बनने का सपना देखती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसका रूप और आहार भव्य और शानदार जगहों के लिए अधिक योग्य है। हालांकि सोफी किसी भी ऐसी व्यक्ति के साथ शादी होने के लिए तैयार नहीं होगी जिसने बुरी तरह बोल या अगाथा को छूने की हिम्मत हो, जो सोफी को उसके साथ ले गई थी जब उसके परिवार के पास कठिन समय था। एक दिन सोफी के पुस्तकालय से किताबें उधार लेने का इंतजार करते हुए अगाथा अभी काम कर रही थी और एक युवक से मिली जो गरीब बच्चे के लिए भोजन खरीदने के लिए अपने आखिरी कुछ सिक्के खर्च कर रहा था। उसके दिल की सराहना करते हुए अगाथा ने उसे कुछ खाने की पेशकश की, लेकिन सोफी ने उसे रोक दिया। अगाथा, हम काफी गरीब हैं, इस तरह किसी अजनबी को अपना सामान मत दो। मुझे क्षमा करें, मुझे इसे वापस दे दीजिए। नहीं, तुम बस इसे ले लो और जाओ। अगाथा, सोफी, सिर्फ 1-2 सेब ही हमें अमीर नहीं बना सकते। इसके अलावा मुझे यकीन है कि अगर हम लोगों की मदद करते हैं तो कभी वे हमारी मदद करेंगे। क्या आप सभी परी कथाओं को ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, इसे एक वरदान समझो। कहानियों की बात करें तो आज मुझे प्राचीन जादू की ये परियों की कहानी वाली किताब मिली है। कहते हैं कि उल्कापात की रात इस गाँव के विशिंग ट्री के पास जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और इस सप्ताह के अंत में 100 साल का उल्कापात होगा। तो चलिए वहाँ चलते हैं और अमीर बनने का अपना सपना पूरा करते हैं। भले ही अगाथा परियों की कहानी में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त की वजह से उसने सहमति में सिर हिलाया। उस रात चाहे उन्होंने सोने और चांदी के खजाने, बड़े घर आदि के लिए जो कुछ भी प्रार्थना की हो वो सब पूरा नहीं हुआ। इस दौरान अचानक उन्हें पास में एक वृद्धा के गिरने की आवाज सुनाई दी तो वे दौड़कर स्थिति को देखने के लिए पहुंचे। हालांकि सोफी को अपनी खूबसूरत पोशाक के गंदे होने का डर था, इसलिए उसने असंतोष दिखाया और केवल उनके घाव पर पट्टी की। बुढ़िया ने उन दोनों के दिलों की कद्र करते हुए उन्हें दोस्ती का स्टार कंगन दिया और खुद को परी में बदल लिया। ये पता चला कि ये इच्छाधारी परी थी जो हजारों वर्षों से विशिंग ट्री में रहती थी और इच्छा पूरी करने के लिए नियत लोगों के यहाँ आने का इंतजार करती थी। अतीत के समृद्ध जीवन में लौटने का मौका पाकर सोफी ने जल्दी से अपनी इच्छा कह दी। मैं बहुत लंबे समय से गरीब जीवन जी रही हूँ, इसलिए मैं अभी अपने वास्तविक पहचान के योग्य होने की कामना करती हूँ। आपकी क्या इच्छा है कि आप इतने विचारशील दिखे? मैं बस सोच रही थी कि आप यहाँ कितने समय से हैं और लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगाथा का सवाल सुनकर परी चौंक गई और उसने ईमानदारी से जवाब दिया। हो सकता है हजारों साल हो गए हैं जब मुझे शुभकामनाएं देने और विशिंग ट्री को आधा कदम दूर नहीं छोड़ने का मिशन दिया गया था, क्योंकि मैंने चीजों को बदलते देखा है। चीजें स्वतंत्र रूप से बदलती है। मेरी तुलना में एक बहुत दिनों की बात है। ऐसा है, दरअसल मेरा एक करीबी दोस्त है, एक अच्छी नौकरी है और मुझे लोगों को मदद करना भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे थकान भी महसूस होती है और मुझे आराम करने के लिए अपनी खुद की जगह की जरूरत होती है। जो मुझे पसंद है वो खुलकर करे। तो मेरी इच्छा है कि आप उस कड़ी मेहनत के बाद जो करना चाहते हैं करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगाथा की इच्छा से परी चकित रह गई, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराई और इच्छा पूरी की। जब अगाथा जागी तो वो राजकुमारी बन गई थी जो एक शानदार महल में रहती थी, लेकिन सोफी एक चुड़ैल के घर में फंसी हुई थी जिसके चारों ओर अंधेरा था। क्या चल रहा है? मैं इस अंधेरे जगह में क्यों हूँ? क्या आप नहीं चाहते कि आपको वो दर्जा मिले जिसके आप हकदार हैं? इसीलिए मेरे लिए सबसे अंधेरी चुड़ैल की दुल्हन होना ये आपके लिए सबसे अच्छी स्थिति है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये मेरी इच्छा है तो मैं महिला या राजकुमारी बनूंगी और सबसे अंधेरी चुड़ैल की दुल्हन नहीं बन सकती। क्यों नहीं? अगाथा की एक अस्पष्ट उपस्थिति है, लेकिन उसका दयालु चरित्र है। लेकिन आपके पास एक चट्टानी और महत्वाकांक्षी चरित्र है जो मेरी अद्भुत दुल्हन के रूप में परफेक्ट है। तो अगर हमारी दो शक्तियां प्यार के चुंबन से एकजुट हो जाती हैं, तो आप इस जगह से बचने और राज्य को जीतने में मेरी मदद करेंगी। नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती और मेरी और अगाथा की स्थिति के बीच कुछ भ्रम होना चाहिए। मुझे अगाथा को ढूंढना है और इसे सीधा करना है। तुम महल बिल्कुल नहीं जा सकती हो। वहाँ के सिपाही तुम्हें पक्के तौर पर निकाल देंगे क्योंकि वो तुम्हें चुड़ैल समझते हैं। तो अब शैतानी मत करिए और कमरे में रहिए। उसके बाद भले ही सोफी को डायन घर में कैद कर लिया गया, लेकिन उसने राजकुमार और अगाथा को छोड़ देने के प्रलोभन के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सोफी ने देर रात चुपके से बाहर निकलने की कोशिश भी की, हालांकि जैसा कि डार्क विच ने कहा, जब सैनिकों ने सोफी को अंधेरे ऑरा में बिखरते देखा तो उन्होंने निश्चित रूप से उसे अंदर जाने नहीं दिया। इस समय अगाथा भी महल में आराम कर रही थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ क्यों आई और राजकुमारी बन गई। अचानक उसने सोफी की आवाज सुनी तो वो खुशी से बाहर भागी, लेकिन गलती से लड़खड़ा गई। सौभाग्य से राजकुमार ट्रेडोर्स अगाथा और सोफी के विस्मय के सामने उसे पकड़ने के लिए पड़ोसी देश से अभी अभी लौटे थे। राजकुमार, क्या उस दिन वो गरीब आदमी था? हाँ, क्योंकि स्टार परी ने मुझे एक सपना भेजा था कि वो आपकी दया के लिए आभारी है और आपको एक राजकुमारी बना दिया है। मैं अपने दादा और मेरी भावी पत्नी से मिलने के लिए जितनी जल्दी हो सके महल में लौट आया। राजकुमार के स्पष्टीकरण को सुनने के बावजूद सोफी को सच्चाई पर विश्वास नहीं हुआ और वो अगली बातचीत में हस्तक्षेप करने वाली थी जब उसे डार्क विच द्वारा बुलाया गया।
मुझे जाने दो, तुमने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की, अगाथा और राजकुमार से मिलने की कोशिश की, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर ले, ट्रेडोर्स का दिल अगाथा का है और केवल मैं ही हूँ जो आपकी शक्ति की क्षमता को समझता हूँ। हमेशा आपकी देखभाल करता हूँ और आपको लोगों से बचाता हूँ। यदि आप अभी भी एक राजकुमारी बनना चाहती हैं, तो हम दोनों के जादू को मिलाने और इस राज्य पर शासन करने के बाद मैं आपको सिंहासन के साथ रहने में मदद करूंगा, जैसा कि आप चाहती हैं। चुड़ैल के मीठे शब्दों को सुनकर उसके मन में जलती हुई घृणा की आग सोफी धीरे धीरे राजी हो गई और उसके लिए क्रोध और स्वार्थ को आत्मसात कर दिया। जब तक ट्रेडोर्स और अगाथा वहां पहुंचे, सोफी चुड़ैल को चुम्बन देने के लिए तैयार हो गई और धीरे धीरे अपने बंद जादू को वापस पाने में मदद की। ये पता चला कि सोफी के बारे में चिंतित होने के कारण अगाथा ने ट्रोडस से अपने दोस्त को बचाने के लिए विनती की, लेकिन जब वे यहाँ पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ तक कि ट्रोडस घबरा गया और चुड़ैल पर हमला किया, तो उसने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया। फिर पूरे राज्य को नष्ट करने के लिए उसने जादू किया। हालांकि अगाथा अपने सामने के दृश्य से बहुत भयभीत महसूस कर रही थी। उसने देखा कि सोफी धीरे धीरे पूरी तरह से नियंत्रित हो रही थी, इसीलिए उसने जोखिम लेने की कोशिश की और डार्क विच के साथ बुरी तरह से लड़ी। सोफी अब मेरे द्वारा पूरी तरह से हेर फेर कर दी गई है और दुष्ट बन गई है। ये बहुत पहले नहीं है, अब उसके दिमाग को कोई छू या जगा नहीं सकता। नहीं, सोफी एक अच्छी अमीर राजकुमारी बनना चाहती थी, जो परियों की कहानी की तरह लोगों की मदद करती है। इसके अलावा वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जो अपनी चाहत के लिए वो सब कुछ कर जाए जो लोगों को नष्ट करने के लिए किया जाए। इसलिए भले ही वो गलत रास्ते पर जा रही है और आपके द्वारा चालाकी की जा रही है, मेरा मानना है कि उसका दिल अभी भी सही रास्ते पर है। अगाथा की बातें सुनकर चुड़ैल गुस्से में थी। उसे हमेशा के लिए चुप कराने का इरादा रखते हुए सोफी अगाथा की दोस्ती से जागी और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को जादू से बचाने की कोशिश की। क्योंकि उसका जादू आम लोगों के लिए बहुत मजबूत था, सोफी धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गई। हाँ नहीं, मुझे फिर से सील नहीं किया जा सकता। निश्चय ही मैं तुम सबको दंड दूंगा। लेकिन जैसे ही वो सोफी और अगाथा की ओर बढ़ा, उसकी दोस्ती के कंगन से उज्जवल प्रकाश निकला और उस पर हमला किया। ट्रेडोर्स ने चुड़ैल को नष्ट करने का अवसर पा लिया, जिससे वह पूरी तरीके से टूट गया। दुर्भाग्य से ये सोफी को उसके घाव से उबरने और ठीक होने में मदद नहीं कर सका, जैसा कि उसने मूल रूप से किया था। मुझे खेद है अगाथा, मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ राज्य पर शासन करना चाहता है, लेकिन ये सब झूठ था। वो वास्तव में जो चाहता है वो बस सभी को नष्ट करना है, इसलिए मैं उसे आपको चोट नहीं पहुँचाने दे सकती। लेकिन आपका शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि एक असली राजकुमारी के पास एक शानदार उपस्थिति नहीं है, लेकिन उन्हें एक शुद्ध दिल की जरूरत है। गलतियों को नजरअंदाज करने और हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो। मैं आपकी और बाकी सभी के लिए की गई गलतियों के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा मैंने अभी अभी एक मजबूत अगाथा देखी है, इसलिए मुझे आशा है कि आप मेरे बिना इसे जारी रख सकते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे जैसी दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ। फिर अगाथा के शोक से पहले सोफी सितारों के नीचे गायब हो गई। सालों तक अगाथा ने हमेशा ट्रेडोर्स के साथ सोफी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे और शादी करने का फैसला किया। उस दिन जब हर कोई खुशी से बड़ा दिन मना रहा था, सोफी अचानक तारों भरे आकाश से प्रकट हुई और अगाथा को गले लगा लिया।